आज पेश होगा मोदी 3.0 का आम बजट। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश होगा ये बजट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी है और अब से कुछ ही देर में संसद भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके बाद 10:15 बजे मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। कैबिनेट में बजट पर मुहर लगेगी और उसके बाद आज सुबह 11 बजे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। थोड़ी देर में संसद भवन पहुंचेंगी। सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब सीतारमण बजट पेश करती हुई नजर आएंगे। इससे पहले वो कैबिनेट की बैठक में शिरकत करेंगी। कैबिनेट बैठक में बजट पर मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मोदी 3.0 का पहला बजट आज पेश होगा। आज पूर्ण बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इससे पहले वो 10:15 बजे आपको बता दें कि बैठक में शामिल होंगी। कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की कॉपी पेश वहां पर होगी और उस पर साइन किए जाएंगे। इसके बाद आज सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब से कुछ ही देर में संसद भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी जहां बजट पर मुहर लगेगी। तो आज अहम बजट पेश होने वाला है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि थोड़ी देर में संसद भवन पहुंचेंगे निर्मला सीतारमण। संसद में पहुंचने के बाद 11 बजे का वो वक्त होगा जब आम बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि इससे पहले की फरवरी में निर्मला सीतारमण ने अपने सरकार के अंतरिम बजट पेश किया था उन्होंने, और अब तीसरे सरकार के कार्यकाल के ये पहला बजट होगा। इतिहास रचेंगी क्योंकि पहली वित्त मंत्री होंगी महिला निर्मला सीतारमण जो 7वीं बार किसी भी सरकार के बजट को पेश करती हुई नजर आएंगी। आज सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब संसद में बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश होना है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण क्योंकि आज देश के हर नागरिक की नजर बजट पर होगी। आज पेश होने वाला बजट ये तय करेगा कि आखिर इस बार सरकार के पिछारे में आम जनता के लिए क्या कुछ खास है। बजट में किस वर्ग को राहत मिलेगी, खासतौर पर मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो इस बार बजट से काफी उम्मीदें कर रहे हैं। अलग अलग वर्गों के लिए क्या कुछ खास इस बार बजट में रहने वाला है, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। और सुबह 11 बजे जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे, उस वक्त ये स्पष्ट होगा कि आखिर इस बार क्या कुछ खास आम जनता के लिए रखा गया है। जिस तरह से मोदी सरकार शुरुआत से ही अपने भाषणों में भी ये स्पष्ट करती हुई नजर आई है कि ये अमृतकाल का बजट होगा और ये बजट होगा विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला बजट। और ऐसे में क्या कुछ खास इस बजट में है, इसके लिए बस कुछ ही देर का इंतजार और अब इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट प्रवीण कुमार जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवाकर पांडे जी जुड़ गए हैं और उसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। तो सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शंभू भद्रा जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार से हम समझना चाहेंगे शंभू भद्रा जी आपसे कि किस तरह का ये बजट होने वाला है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, उम्मीदों भरा दिन है। आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं और लोगों के लिए कितनी उम्मीदें? परिणाम को अगर आप देखेंगे तो 2024 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी जो 411 पर लेकर के चुनाव में आई थी, उसके बाद बीजेपी को अपने दल को बहुमत नहीं मिला है, राजद को बहुमत मिला है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बजट तो बीजेपी को के लिए क्रूशियल इस मायने में है कि पिछले कई बजट से
जो मध्य वर्ग है, खास करके जो नौकरी पेशा सैलरी क्लास लोग हैं, शंभू बद्रा जी की जो ऑडियो सही नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट प्रवीण कुमार भी जुड़े हैं। प्रवीण कुमार जी, इस बार कितनी उम्मीदें टैक्स को लेकर के? को इनवाइट करने के लिए मध्यम वर्ग की जो जनता है वो हमेशा चाहेगी कि हमारे को टैक्स में कुछ राहत मिले। अभी जो नई सरकार बनी है उनके पास पूरे 5 साल हैं, तो इस बार उम्मीद है कि उनको टैक्स में कुछ राहत मिलने का कुछ चांस है जी। स्पेशली जो सर्विस क्लास है वो चाहेंगे कि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन में या कुछ नए तरीके से राहत दी जाए टैक्स रिबेट के अंदर। जो उम्मीद की जाती है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पुरानी पद्धति की जो टैक्स रिटर्न्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं करेंगी। जो नए तरीके के जो टैक्स रिजीम है उसमें कुछ राहत मिलने के चांस हैं, जिसमें कि एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाने की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। और हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवांकर पांडे जी भी है। दिवांकर पांडे जी, भारत का एक बड़ा वर्ग जो कि टैक्स पेयर है, टैक्स पे करता है, लेकिन इस बार के बजट में क्या कुछ खास हो सकता है मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, और क्या कुछ खास रहना चाहिए आपके मुताबिक? सबसे पहले तो जनता टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस बार का जो बजट है, जो अभी फरवरी में जो इंटरिम बजट आया था तो छोटा बजट था, इस बार फुल फ्लेज बजट आ रहा है। तो इंटरिम बजट में अगर देखा जाए तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे इनकम टैक्स में, और बहुत उम्मीदें लोगों को जो थी वो नहीं फुलफिल हो पा रही थी। लेकिन इस बार जो फुल बजट आ रहा है, जो पूरे सत्र मतलब 25-26 के लिए होगा, इसमें जरूर कुछ ना कुछ एक जो आम टैक्स पेयर है, आम जनमानस, उसको राहत मिलेगी। और जो डायरेक्ट टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, इससे ज्यादा राहत हमें लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में दिया जाएगा, जैसे जीएसटी जो है, क्योंकि जीएसटी एक बड़ा व्यापारी वर्ग है जो हमारा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में हेल्प करता है। और अभी जो 53rd काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारे कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी, तो उसको भी इस बजट के थ्रू उसमें लाया जाएगा। और उसमें जो आम टैक्स पेयर हैं, जो बिजनेस क्लास है, उनको ज्यादा उस पर फोकस किया जाएगा। जैसे कुछ एमएसबी की पेमेंट थी कि 45 डेज से अगर ज्यादा होता है तो उसको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगा, उसको खर्चा नहीं होना जाएगा। उस पर हमें लगता है कि वित्त मंत्री जी कुछ ना कुछ उस पर जरूर अपना लाएंगी। और अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए स्किल इंडिया या फिर मुद्रा लोन होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ सरकार लाएगी, जिससे कि जो यूथ है उसको वो अट्रैक्ट कर सकें और एक पॉजिटिव इनपुट दे सकें। जी बिल्कुल। शंभू बद्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी पहुंच रही। बिल्कुल। सीधा आपसे प्रश्न करना चाहूंगी, जब हमने अंतरिम बजट पेश हुआ था तो देखा था कि ज्यादा कुछ बड़े बदलाव नहीं देखने को मिले थे, लेकिन अब पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। खास तौर पर जो महिलाएं हैं या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो इस बार राहत की उम्मीद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार राहत मिलेगी मध्यम वर्गीय लोगों को, जो गरीब तबके से है या किसान तबके से है? राहत की उम्मीद बजट से? देखिए, टैक्स प्रोटेक्शन पे एक बड़ी उम्मीद है लोगों में, खास करके मध्य वर्ग में, कि टैक्स का स्लैब जो है, एक एक्सपर्ट पैनल का एक आया था कि टैक्स के स्लैब को 8 से 10 लाख रुपए के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाए। अभी सबको जोड़ दीजिएगा तो 5 लाख के आसपास है जो कि टैक्स फ्री है। तो उससे टैक्स फ्री कर देने से बैंक में जो बचत की जो कम हो रहे हैं, बैंक ने चिंता जताई है। अभी हाल ही में एसबीआई से एक रिपोर्ट आई थी कि बैंक की बचत दर कम हो रही है, बैंक में बचत कम हो रही है, चूंकि लोग शेयर मार्केट की तरफ भाग रहे हैं। तो इस बार इस बजट से उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि टैक्स स्लैब को लेकर के सरकार थोड़ा सा उदार दिखाए और जो लिमिट है उसको बढ़ाए, क्योंकि इसमें एक जो अच्छी राजनीति भी है और अच्छा अर्थशास्त्र भी है, दोनों इसमें है। अगर सरकार ऐसा फैसला करती है तो संजोग से अभी जीएसटी का जो कलेक्शन है वो अपने रिकॉर्ड हाई पे है, शेयर बाजार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो अपने टॉप रिकॉर्ड लेवल पे है। तो आर्थिक स्थिति जितने संकेतक हैं, और अभी कुछ ही दिन पहले जो है, कुछ ही महीने पहले जो है, सो आरबीआई जो है सो 2 लाख करोड़ रुपया लाभांश के रूप में गवर्नमेंट को दिया है। तो सभी जो इंडिकेटर है वो अच्छा है,
तो इस बजट में सरकार आयकर स्लैब में छूट देने की का फैसला कर सकती है। वो इसलिए कि उसमें जो आगे 5 राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव को देखेंगे तो उस हिसाब से मध्य वर्ग को खुश करना, क्योंकि मध्य वर्ग से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में काफी झटका लगा था, तो मध्य वर्ग को संतुष्ट करने के लिए सरकार फैसला कर सकती है। दूसरा, जो यहाँ जो लाभार्थी क्लास क्रिएट किया है बीजेपी ने, जिसमें कि 4 वर्ग है, गरीब है, किसान है, महिलाएं हैं और युवा है, इन सभी वर्ग को एड्रेस करने के लिए इस बजट में अलग अलग योजनाएं हो सकती हैं, जो कि आपको 11 बजे के बाद जब बजट आएगा तो उसमें देखने को मिलेगा। PLI स्कीम को लेकर के सरकार पर डिमांड है कि इसके दायरे को बढ़ाया जाए। मीडिया, एंटरटेनमेंट, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जिसने डिमांड की है कि PLI स्कीम को उसके दायरे में लाया जाए। तो हो सकता है कि PLI स्कीम को लेकर के कुछ घोषणाएं हो, चूंकि इंडस्ट्री को उससे कोरोना के बाद काफी फायदा हुआ था, तो वो कंटिन्यू रहे। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि PLI स्कीम को सरकार को समीक्षा करनी चाहिए कि क्या उससे जॉब जनरेट हो रहा है क्या। अगर जॉब जनरेट हो रहा है तो उसका दायरा बढ़ाया जाए, नहीं तो उसका एक समीक्षा हो। एक जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो रही थी, उस टैक्स में काफी लगातार सरकार ने रियायतें दी थी बजट दर बजट, तो हो सकता है कि कॉर्पोरेट टैक्स के लेवल पे कुछ इस बार अलग फैसला देखने को मिले, जो रियायत है वो वहीं पे अटक जाए, तो ये एक फैसला हो सकता है। अभी जो कल आर्थिक समीक्षा आई है, आर्थिक समीक्षा में सरकार से कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में एक नए तरह के सुधार की जरूरत है, तो कृषि को लेकर के एक अलग फैसला इस बजट में देखने को मिल सकता है। सबसे आर्थिक समीक्षा में जो चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि आर्थिक समीक्षा में चीन से आयात को एक वापस सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा गया है कि आयात को बढ़ावा दिया जाए, ताकि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस सेक्टर को जो ग्रोथ मिले। तो ये चौंकाने वाला है। इसमें अब सरकार क्या करेगी, क्योंकि जो बीजेपी का पीछे स्टैंड रहा है गलवान की घटना के बाद से, तो उस स्टैंड के हिसाब से जो बीजेपी है वो चाइना से आयात को धीरे धीरे कम करती गई है सरकार। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि आर्थिक समीक्षा के सुझाव को बीजेपी मानती है या नहीं मानती है। आर्थिक समीक्षा में ही अमीर और गरीब के बीच की जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, उस असमानता को दूर करने के लिए सुझाव दिए गए हैं कि सरकार इस दिशा में काम करना चाहिए। हालांकि सरकार ने पीछे जो आंकड़े जारी किए, जिसमें कहा था कि 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें UN से भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि 13 करोड़ लोगों को कहा गया था कि गरीबी से बाहर निकले हैं। तो इस जो गरीबी से जो बाहर निकालने की जो कोशिश है, गरीबी उन्मूलन के जो सरकार जो अलग अलग योजनाओं से गरीबी दूर करने की कोशिश कर रही है, वो जो कोशिश है अनवरत जारी है। तो इस बजट में भी अलग से जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उसमें आपको कुछ घोषणाएं नई देखने को मिल सकती है। हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान में चूंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान के दायरे में लाने की कोशिश की थी, का वादा किया था। इस बजट में आयुष्मान के स्ट्रक्चर में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। जी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ प्रवीण कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण कुमार जी, आपके पास आते हुए, क्या इनकम टैक्स में कुछ बड़ा बदलाव देखा जा सकता है? जिस तरह से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, 3 लाख रुपए पर उनका जो 3 लाख कमाते हैं सालाना, उनका आय है और किसी तरह का कोई उस पर टैक्स नहीं है, क्या इसे बदलकर 5 लाख हो सकता है? कोई बड़ा बदलाव इस आम बजट से? देखिए खुशबू जी, जो आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे, पिछले साल के अंदर लगभग 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा था जी, जो कि उसको पिछले साल से लगभग 9% ज्यादा था। 2022 के अंदर 7 करोड़ 51 लाख लोगों ने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा था। लेकिन इनके अंदर जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न भरते हैं, जिनका इनकम 1 करोड़ से ऊपर है जी, वो 2 लाख से भी कम लोग हैं। पूरे 130 करोड़ की आबादी में 2 लाख से कम लोग हैं जो 1 करोड़ से ऊपर का रिटर्न भर रहे हैं। और ज्यादातर जो इनकम टैक्स का जो बर्डन है वो सैलरीड क्लास के ऊपर आता है,
एक्सपेक्टेशन तो रहती हैं कि हमारी एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ा दी जाए या हमारा जो 3 लाख का थ्रेश होल्ड है उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाए। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो सरकार के पास कोई ऐसा रीजन भी होना चाहिए जिसकी वजह से ये मध्यम क्लास, जो मध्यम वर्गीय, जो सैलरीड क्लास लोग हैं, इनको टैक्स में एग्जाम्पशन दी जाए। तो वो रीजन आज की डेट में मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं। अब ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपको मध्यम वर्गीय को या इनकम टैक्स पेइंग क्लास को खुश करना है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल लॉ को देखें तो जहां पे टैक्स के रेट कम किए जाते हैं वहां टैक्स की कलेक्शन ज्यादा होती है जी। तो अगर सरकार इस चीज को ध्यान में रखे, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखे और टैक्स के इंडिविजुअल टैक्स के रेट को कम करती है तो टैक्स की कलेक्शन ज्यादा होने के चांसेस है, जिससे सरकार को आय ज्यादा होगी। तो ये दो तरीके से देखा जा सकता है। एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है कि अगर इंडिविजुअल को टैक्स की बर्डन कम आता है तो उसकी जेब में पैसा खर्च करने के लिए ज्यादा मिलता है और वो फिर पैसा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होता है। और दूसरी तरफ से अगर टैक्स के रेट कम किए जाए तो टैक्स की कलेक्शन ज्यादा होती है, जिससे सरकार के पास एक बफर बनता है बाकी के खर्चे करने के लिए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं कि इस बार टैक्स में कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन मिलने के चांसेस हैं या रेट कम करने के चांसेस हैं। जी, दिवाकर पांडे जी, आपके पास आते हुए, क्या इस बार आयकर में छूट सबसे बड़ी उम्मीद है लोगों के लिए? जी जी, बिल्कुल आपने कहा कि आयकर में बहुत लोगों को उम्मीद है कि कुछ छूट मिलेगी, जैसे 5 लाख से 7 लाख हो गया, 7 लाख से हो सकता है 8 लाख कर दें। लेकिन जो मेरा अनुमान है कि इनकम टैक्स से ज्यादा जीएसटी में छूट दिया जाएगा, व्यापारी वर्ग को ज्यादा लुभाने की कोशिश की जाएगी। इनकम टैक्स में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चीज लाएंगे जिससे आम जो टैक्स पेयर है उसको लाभ मिले। लेकिन जो मेरा मानना है उसमें जो जीएसटी, जो बिजनेस क्लास पर्सन है, उसमें कुछ बहुत सारी त्रुटियां हैं। जैसे जीएसटी का सस्पेंशन हो गया, कैंसिलेशन हो गया, जो कैंसिल कर दिए उनका कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, जो सस्पेंड हो गया वो रिवोक नहीं हो रहा। बहुत सारी समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए। तो इस बजट से कुछ ना कुछ ऐसे रिलीफ लाएंगे कि जो एक आम टैक्स पेयर है, जो आम बिजनेस क्लास पर्सन है, उसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। प्लस जैसे अभी बजट आ रहा है तो बजट से हर कोई कनेक्टेड होता है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे स्टूडेंट हो, कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट फ्री लोन क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो हर किसी को, हर जो सरकार का पिटारा है, मेरे हिसाब से हर वर्ग को टारगेट करेंगे और सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में जरूर होगा। जी बिल्कुल। शंभू भाद्रा जी, आपके पास आते हुए, चुनावी मौसम भी है और लगातार किसान और किसानी का मुद्दा भी लगातार उठता है, युवा बेरोजगारी का मुद्दा भी उठता है। इसको लेकर आप क्या बड़ा बदलाव देख सकते हैं? किसानों के लिए क्या कुछ आ सकता है इस बजट में? युवाओं की बात करें तो युवा को लेकर, शिक्षा को लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोग लगातार उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। देखिए, जो ये बजट है, अगर किसान को लेके देखेंगे तो किसान के साथ खास करके पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुए थे, उसके बाद से सरकार पे लगातार दबाव रहा है। और सरकार ने जो कृषि रिफॉर्म से जुड़े हुए 3 कानून लेके आए थे, उसको सरकार वापस ले चुकी किसान के दबाव में। और एमएसपी पे कानून बनाने का दबाव ऑलरेडी सरकार पे है। सरकार ने पिछले सरकार ने वादा किया था, लेकिन अब तक एमएसपी पे सरकार कानून नहीं बना पाई है। तो इस बजट में आपको किसानों से जुड़ा हुआ जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात अर्थशास्त्रियों ने भी कही है, आर्थिक समीक्षा में भी कही गई है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि क्षेत्र के लिए जो पहले से ही बड़ी बड़ी घोषणाएं होती रही हैं, खास करके किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो कंटिन्यू रह सकता है। जो कृषि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र तक जो कृषि का जो आपूर्ति सिस्टम है, भंडार सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो काम है, उसको सरकार कंटिन्यू रख सकती है। एमएसपी पे कोई घोषणा हो सकती है। किसान निधि अभी जारी रहेगा। किसान निधि को लेकर के सरकार कोई ज्यादा चेंजेस करने के मूड में अभी नहीं है, क्योंकि आगे 5 राज्यों में चुनाव भी है। तो और खास करके हरियाणा में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, महाराष्ट्र में प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, झारखंड में उम्मीद है बीजेपी को कि जिस तरह से हेमंत सोरेन का कांड हुआ है, उसके बाद से बीजेपी दबाव में है कि क्या होगा नहीं होगा। और इन 3 राज्यों में अक्टूबर नवंबर में ही चुनाव होने हैं।
बाकी अगले बिहार और दिल्ली का चुनाव है तो किसान एक बड़ा वोट बैंक है, तो किसानों को खुश करने के लिए सरकार कोशिश करेगी। युवाओं की बात जहां तक है, दो खबरें अभी आई है। एक तो आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि 2030 तक सरकार को कम से कम कृषि सेक्टर में ही कम से कम 78 लाख जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे। और एक खबर आई है, एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से कहा गया है कि 18 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट हो सकता है। स्किल खास करके जो डिजिटल सेक्टर है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो इन सभी क्षेत्रों में अगर सरकार ध्यान देगी, जो कि अभी ध्यान दे रही है, और इस बजट में भी इस डिजी सेक्टर में आपको अलग से फोकस मिलेगा। सरकार की लगातार कोशिश है, कंडक्टर इंडस्ट्री है या हाइड्रोजन के क्षेत्र में सरकार तेजी से आगे बढ़ना चाहती है जी। जैसे निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों आगे बढ़ रही है, तो इन सब में जॉब क्रिएशन का ऑप्शन है। तो इसीलिए इन सब क्षेत्रों को सहूलियत देने के लिए सरकार जॉब क्रिएशन के मकसद से कुछ नया आपको देखने को मिल सकता है इस बजट में। और एक बात मान लेनी चाहिए हमें कि अब जो परंपरागत जॉब है वो नहीं रहनी है। असंगठित क्षेत्र में पहले भी ज्यादा जॉब था, अब भी ज्यादा जॉब रहेंगे। और जो स्किल्ड सेक्टर है, स्किल्ड सेक्टर में जॉब क्रिएट हो रहे हैं, तो हमें इन क्षेत्रों को पहचानना होगा और इन क्षेत्र को पहचान करके उसको आगे बढ़ाना होगा। और सरकार उसी दिशा में प्रयास भी करती हुई दिख रही है पिछले कुछ बजट से। तो इस बजट में भी आपको उस तरफ जो जॉब क्रिएशन का जो सेक्टर है, वो सीधे सरकारी नौकरी या सीधे 10 to 5 वाला छोड़ के जो दूसरा ग्रोइंग सेक्टर है, स्किल बेस्ड सेक्टर है, उसमें आपको नई घोषणाएं देखने को मिल सकता है। बिल्कुल प्रवीण कुमार जी, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से शंभू भद्रा जी ने भी कहा कि सरकार का फोकस फिलहाल जॉब क्रिएशन पर ज्यादा, और ऐसे में सरकार खुद भी हर बार ये कहती आई है कि स्टार्टअप्स पर ध्यान दिया जाए, स्टार्टअप इंडिया का जिक्र सरकार के हर भाषण में होता है। तो क्या इस बार के बजट में जो स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए राहत की उम्मीद हो सकती है? जागृति जी, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया है। जैसा कि हमें पीछे भी देखने को मिला है कि स्टार्टअप के ऊपर भारतीय सरकार बहुत ज्यादा एनकरेज कर रही है स्टार्टअप स्फेयर्स को। हम लोग पीछे एक पूरा कॉन्फ्रेंस किए थे और उसमें स्टार्टअप के ऊपर देखा कि कितना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और बिल्कुल उम्मीद है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो स्टार्टअप के ऊपर कुछ ना कुछ अतिरिक्त या एडिशनल एडवांटेज देने का कुछ घोषणा करेंगी। स्टार्टअप एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना केवल नौकरियां मिलती हैं, बल्कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था में भी आने वाले टाइम में आईटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो स्टार्टअप स्फीयर के अंदर एक बहुत उम्मीद है कि हमारे को एनकरेजमेंट मिलेगा इस बजट के अंदर। बिल्कुल दिवांकर पांडे जी, जिस तरीके से प्रवीण कुमार जी ने भी कहा कि स्टार्टअप एक बेहद अच्छी योजना है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी युवाओं के मन में उसको लेकर के एक असमंजस सी स्थिति रहती है, क्योंकि जो आज का युवा है वो रोजगार का मुद्दा जरूर उठाता है, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि आप स्टार्टअप कीजिए, आप जॉब क्रिएशन कीजिए। तो क्या इस बार के बजट में जो सरकार और युवाओं के बीच में स्टार्टअप्स को लेकर के कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सकता है, स्टार्टअप्स के लिए स्पेस मिल सकता है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा जागृति जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्टार्टअप इंडिया है ये थोड़ा एक हाई लेवल चीज है। अगर इससे नीचे बात करें तो स्किल इंडिया है। स्किल इंडिया में क्या होता है कि सरकार जो एक स्टूडेंट है जो 10th कर लिया है, 12th कर लिया है, जो ग्रेजुएशन कर लिया है, उनको बुलाती है, उनके अंदर एक स्किल सेट डेवलप करती है और उनको जॉब दिलवाती है। तो स्टार्टअप इंडिया तो थोड़ा बड़ी चीजें हो गई, उससे जो छोटी चीजें हैं वो स्किल इंडिया है। जैसे अभी पिछले बजट से गवर्नमेंट ने इसके लिए यूनिवर्सिटी बनाया था जिसमें युवाओं को लेगी और उनको कुछ स्किल देगी। और जो हमारी स्किल मिनिस्ट्री है, कौशल विकास मंत्रालय है, उसका कहना भी है कि कुशल भारत हुनर है तो कदर है जी। तो जब एक युवा के अंदर उसके हाथ में हुनर होगा तभी कोई काम कर पाएगा।
प्रवीण कुमार जी, जिस तरह से एटीसी की बात होती है कि इसमें किस तरह का बदलाव देखा जा सकता है 10 साल में, अभी तक कुछ बदलाव नहीं होता है और हमारे दर्शक समझ नहीं पाते हैं कि एटीसी आखिरकार है क्या। एक बार जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, पहले सरकार जब आजादी के बाद से जब से ये बजट आने शुरू हुए हैं और ऑफ लेट पिछले 15-20 सालों में सरकार का एक विचार था कि हर एक इंसान को हिंदुस्तान के अंदर बचत करनी चाहिए जी। तो वो बचत करने के लिए प्रोत्साहन देते थे कि अगर आप अपने आय में से अपना कुछ पोर्शन कुछ सेविंग करते हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लेके जाएं, चाहे आप नया घर खरीदें, उसकी एक किस्त दें, तो उसके लिए अगर आप कुछ सेविंग करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिलेगा। तो ये एक जो सेक्शन बना एटीसी जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें आप अगर इंश्योरेंस का कुछ प्रीमियम पे करते हैं या तो इस तरीके की कुछ बचत करते हैं तो वो एक प्रोत्साहन मिलता था। तो अगर पिछले 3-4 साल में देखें तो एक नया प्रणाली हमारी सरकार शुरू कर रही है, जिसको एनकरेज कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि आपके हाथ में जितना पैसा है आप खर्च करिए। तो वो जो नया रिजीम है उसके अंदर उन्होंने टैक्स का जो रिबेट है, उन्होंने बोला कि आप सेविंग करें ना करें, लेकिन अगर आप सारा पैसा खर्च करते हैं तो हम आपको टैक्स का रेट कम लगाएंगे। तो ये एक डिबेट चल रहा है कि पुराने रिजीम के अंदर जहां सेविंग करते थे तो आपको टैक्स में रिबेट मिलता था, नई स्कीम के अंदर आपको सेविंग करने का जरूरत नहीं है, आप इनकम टैक्स दीजिए, कम रेट पे दीजिए, लेकिन आप पूरा पैसा खर्च कीजिए, सो दैट कि इकोनॉमी को, आपका पैसा इकोनॉमी के अंदर जाए और आपकी मार्केट के अंदर पैसा फ्लोट करे, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। तो ये एक डिबेट चल रहा है। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि हम लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और सेविंग करने के लिए, ताकि हम एटीसी में और रिबेट होनी चाहिए। लेकिन जो ट्रेंड देखने में आ रहा है वो ये है कि आजकल जो नई युवा पीढ़ी है वो पैसे बचत करने में इतना विश्वास नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि अगर हम पैसा अर्न कर रहे हैं तो हमें पैसा खर्च करना चाहिए, हमें क्यों सेव करना है, हमारी सरकार अपने आप सुविधाएं प्रदान करेगी जब हम रिटायर होंगे, तो अभी से उस चीज की परेशानी करने की जरूरत नहीं। तो जो नई प्रणाली है जो टैक्स की, उसमें एटीसी के ऊपर कोई रिबेट नहीं है, लेकिन जो पुरानी प्रणाली है इनकम टैक्स की, उसमें आप एटीसी के ऊपर अंदर चाहे आप इंश्योरेंस पे करते हैं, चाहे आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, नया घर लेते हैं, उसकी किस्त देते हैं, तो वो जो सेविंग्स करते हैं वो एक आपको टैक्स में रिबेट दिलवाता है, जिसकी लिमिट 1,50,000 रुपए तक रखा गया था। लेकिन अब नई प्रणाली के अंदर एटीसी का रिबेट नहीं मिलता है, उसमें सीधा ही आपका टैक्स रेट शुरू से ही कम रहता है। तो ये एक डिबेट चल रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि पुरानी प्रणाली को भी चलना चाहिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि नई प्रणाली ज्यादा अच्छी है और ज्यादा सरल है, सिंपल है। प्रवीण कुमार जी, इसमें बदलाव की कोई उम्मीद है क्या? जो पिछले 3-4 साल से देखने में आ रहा है उसमें यही लगता है कि जो हमारी सरकार है वो नई प्रणाली की तरफ उनका झुकाव थोड़ा ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा आश्चर्य मेरे को नहीं होगा अगर ये पुरानी प्रणाली को थोड़ा और डिस्करेज करें और नई प्रणाली में जाने की इंकरेजमेंट करें। ठीक है, दिवांकर पांडे जी, आपके पास आते हुए, जिस तरह से लगातार एक महंगाई बड़ा मुद्दा रहा है लोकसभा चुनाव से लेकर, और तमाम तरीके के जो विपक्षी है वो भी लगातार उठाते रहता है, तो एक तरह से महंगाई को लेकर के जो मेन ये कह लें कि आजकल जो किराए के जो मकान भी मिल रहे हैं वो भी काफी महंगा हो गया है, इसको लेकर के क्या सरकार कुछ इस बजट में कुछ प्रावधान लेकर के आएगी कि जिस तरह से महंगाई कम हो, मकान के किराए कम हो, इसको लेकर कोई उम्मीद? देखिए, मकान के किराए को लेकर तो हमें नहीं लगता कोई उम्मीद है या फिर सरकार कोई स्कीम लाएगी। लेकिन जो नया घर खरीदना चाहते हैं, अपना जो हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए उम्मीद है कि शायद सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए कि लोगों को इनकरेज करे, कुछ उसको सब्सिडी दे। क्योंकि इनकम टैक्स में तो छूट मिलता था, जैसे अभी परवीन जी बता रहे थे कि पहले इनकम टैक्स में छूट मिलता था, जो हम किस्त अदा करते थे उसका 81 में छूट मिलता था, जो इंटरेस्ट पोर्शन था उसका हाउसिंग लोन में हम इनकम अंडर हाउसिंग लोन दिखा के उसका 2 लाख तक छूट लेते थे।
तो वो अब जब नई स्कीम आ गई है तो उसको डिस्करेज कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। जी। और गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि ये नई स्कीम ही लेके आएंगे, पुरानी स्कीम धीरे धीरे खत्म करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबका नई स्कीम ही इस बार से फाइनेंशियल 23-24 जो भी बीता है, बाय डिफॉल्ट नई स्कीम ही सबका है। जो पुरानी स्कीम में जाना चाहे वो जा सकता है, अदरवाइज नई स्कीम ही। तो जरूर हमें लगता है कि हाउसिंग लोन के लिए शायद कुछ ऐसे सरकार प्रावधान लाए। शंभू भद्रा जी, आपके पास आते हुए एनपीएस को लेकर इस बजट से कितनी उम्मीद है? देखिए, आपने बिल्कुल एकदम मेरे मन का सवाल किया है। मैं अभी लिख ही रहा था कि एनपीएस पे बोलना रह गया है। तो इस बजट में एनपीएस में बड़े रिफॉर्म की उम्मीद है कि सरकार का जो फोकस है दो पिन पॉइंट पे था, उसमें से आयुष्मान और एनपीएस को लेकर के ज्यादा चीजें आई हैं अभी पिछले कुछ दिनों में मीडिया में। तो नेशनल पेंशन स्कीम को सरकार का दायरा जो है वो उसको एक लुब्रिकेटिव तरह से उसको बढ़ा सकती है और उसको एक बड़े लेवल पे इसमें आपको कुछ घोषणाएं देखने को मिल सकती है, खास करके एनपीएस की। यहाँ पे दो चीजें मैं कहना चाहूंगा कि एक तो टैक्स की अभी आप बात कर रहे थे, प्रवीण जी बात कर रहे थे, तो टैक्स जो इनकम टैक्स है, न्यू टैक्स रेजिम पे सरकार का फोकस है। और इसके पीछे जो लॉजिक है, लॉजिक ये है कि सरकार लोग बचत के लिए दूसरी किसी जगह पे एलआईसी या और जगह पे इन्वेस्ट ना करे, पर लोग जो है शेयर मार्केट की तरफ लोगों का झुकाव हो। और पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि लोगों का झुकाव जो है वो शेयर मार्केट की तरफ खास करके कोरोना के बाद से बढ़ा है। तो खुदरा निवेशक बढ़े हैं भारत को। अब भारतीय शेयर बाजार को एफआईआई पे बहुत निर्भर नहीं रहना पड़ता है, बल्कि डीआईआई डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ गया है। तो शेयर बाजार आपका जो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, उसके पीछे भारत की अपनी जनता का योगदान है। और ये न्यू टैक्स रेजिम के इसमें मदद करती है। तो सरकार की कोशिश ये होगी कि न्यू टैक्स रेजिम को ही लागू किया जाए, उसी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन टैक्स लिमिट को जो है 5 लाख से बढ़ा करके 7 या 8 या 10 लाख तक ले जाए, उसमें अगर कोई फैसला सरकार करती है तो वो एक बेनिफिशियल और भी हो सकता है। तो एक तो ये है एनपीएस में सुधार है। दूसरा कि अर्थव्यवस्था में निर्यात को लेकर के आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि नए क्षेत्र आपको ढूंढने हैं, नए भौगोलिक क्षेत्र ढूंढने हैं। तो भारत का जो अभी देखा होगा आपने कि व्यापार घाटा लगातार बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। तो व्यापार घाटा को कम करने का तरीका यह है कि आप आयात पे कंट्रोल करें और निर्यात को बढ़ाएं। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए इस बजट में आपको कुछ घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं, कुछ रियायतें देखने को मिल सकती है इंडस्ट्री को, खासकर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, इस सेक्टर को प्रमोशन के लिए कुछ न कुछ आपको मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब क्रिएशन होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का जो फोकस है वो जारी रहेगा। इस बजट में आपको सोशल सेक्टर को में चेंजेस देखने को मिलेंगे, खास करके सरकार की जो ऑलरेडी फ्लैगशिप स्कीम वाली है, जिसमें कि मुफ्त अनाज है, जिसमें कि आपको पीडीएस सिस्टम है, मनरेगा है, उज्ज्वला स्कीम्स हैं, किसान निधि है। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है जो सोशल सेक्टर को सपोर्ट करती है। बिल्कुल शंभू भद्रा जी, और लौटूंगी आपके पास। प्रवीण कुमार जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगे। शंभू भद्रा जी ने भी जिक्र करा कि जो योजनाएं हैं उससे आम जनता लाभान्वित होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो इस बार उम्मीद ये भी कर रही है कि जो पॉलिसीज चलाई जा रही है, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो या तमाम ऐसी योजनाएं जिससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी होता है और सेविंग्स भी होती है, उसमें इस बार एक्सपेंशन हो सकता है। चलिए प्रवीण कुमार जी तक आवाज नहीं पहुंचे। दिवांकर पांडे जी, सीधा आप पे लौटना चाहूंगी। पॉलिसीज का जब हम जिक्र करते हैं तो पॉलिसीज में भी एक्सपेंशन की उम्मीद आम जनता को रहती है कि पॉलिसीज में एक्सपेंशन हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पॉलिसीज ले सके। फिर चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या आयुष्मान योजना जिस तरीके से चलाई जा रही है, उसमें भी एक्सपेंशन की उम्मीद आम जनता को है। क्या आपको लगता है कि इस बार के बजट में पॉलिसीज पर सरकार का ध्यान रहेगा? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि पॉलिसीज पे सरकार का ध्यान होगा, लेकिन उससे ज्यादा सरकार का ध्यान होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि जब एक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो इससे बहुत सारे रोजगार डेवलप होते हैं। जो रोजगार डेवलप होंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे, तो इससे जो पूरी इकोनॉमी में फ्लो होगा। तो पॉलिसीज पे जरूर सरकार का ध्यान होगा।
लेकिन उससे ज्यादा ध्यान होगा सरकार का कि इस जो भी बजट ला रहे हैं उस बजट से एक मोटा अमाउंट, एक हैवी अमाउंट ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्यूज करें, जिससे मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के दो ही तरीके हैं, एक तो स्किल डेवलपमेंट, या तो स्किलिंग करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर दें। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि बहुत सारी सरकारी नौकरियां निकालें, वो सरकारी नौकरियों में जो समस्याएं होती हैं कि सरकारी नौकरी की भर्ती निकालते हैं, फिर परीक्षा होती है, फिर उसको ऑब्जेक्शन लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तो स्किलिंग और कैपिटल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंड्यूस करना, ये दो तरीके हमें लगता है इस पर जरूर सरकार ध्यान देगी। बिल्कुल शंभू भद्रा जी, जिस तरीके से हमने अलग अलग वर्गों का जिक्र करा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हेल्थ सेक्टर भी। हेल्थ सेक्टर इसलिए भी क्योंकि आम आदमी को ये उम्मीद है कि इस बार जो इलाज हो वो सस्ता हो, या जो दवाइयां हैं, जो खर्चे हैं अस्पतालों में, इतना महंगा इलाज है, उसमें थोड़ी राहत मिल सके। क्या आपको लगता है हेल्थ सेक्टर के लिए भी इस बार बजट में कुछ खास रह सकता है? क्योंकि अंतरिम बजट में हमने देखा था कि हेल्थ सेक्टर में थोड़ी राहत जरूर मिली थी, और इस बार इसीलिए उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, सरकार का दो तरह से फोकस है। एक तो आयुष्मान योजना को बढ़ा करके 70 साल से अधिक उम्र के दायरे के लोगों को आयुष्मान योजना में लाने की कोशिश कर सकती है इस बजट में। लेकिन जो बड़ी बात क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट लेवल पे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलती है तो इलाज ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है। होता ये है कि आपको आयुष्मान कार्ड है तो जो हॉस्पिटल है वो समझता है कि सरकार पे करना है, तो इलाज के जो खर्चे हैं वो महंगे होते हैं। इसका एक दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं उस वजह से इलाज कई बार महंगे होते हैं। तो उसको आपको कैटर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि इलाज लोगों को सस्ता मिले और दवाइयां सस्ती मिले, ये दोनों चीजें सस्ती हो। इसके लिए आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कोरोना के टाइम में आपने देखा कि भारत में लगभग 38,000 से ज्यादा सरकारी स्वास्थ्य सेंटर है। इसके बावजूद सभी अस्पतालों की स्थिति ऐसी थी कि भारतीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा की पोल कोरोना के समय में खुला था। तब से लेकर के सरकार का फोकस हेल्थ सेक्टर पे लगातार बजट दर बजट है, और इस बजट में भी आपको देखने को मिलेगा कि हेल्थ सेक्टर सरकार की प्रायोरिटी में है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करनी है, डॉक्टर की जो कमी है, जो नर्सेज की कमी है, उसको दूर किया जाना है। तो दोनों ही चीजों को फोकस करके, और जो खास करके मेडिसिन सेक्टर है, भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और पूरे दुनिया में निर्यात करता है फार्मा सेक्टर। तो इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार जो है हेल्थ सेक्टर पे फोकस करे, इंसेंटिव दे सरकारी स्वास्थ्य सेवा। हमको लगता है, एक पर्सनली में अगर आप बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को ज्यादा फोकस की बजाय अगर आप अपने हेल्थ सिस्टम को ज्यादा बेहतर बनाते हैं और सरकारी स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाते हैं, जहां सबके लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, सारी चीजें आप बेहतर करते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उससे ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा, उससे ज्यादा आप बड़ा गोल अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जनता को दो चीज पे अगर मान लीजिए कि सरकार की तरफ से पूर्ण सुविधाएं मिल जाए, एक शिक्षा है और एक स्वास्थ्य है, इस दोनों सेक्टर को केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जनता के लिए फ्री कर दिया जाए, एक व्यवस्था बेहतर बना दिया जाए, तो जनता का जो कमाई है वो राष्ट्र निर्माण में अधिक उपयोगी तरीके से, इन्वेस्टमेंट के तरीके से लग सकता है, और जो जीवन यापन का जो खर्च है वो ऑलरेडी कम हो सकता है। और आपको एक चीज है कि आने वाले वक्त में या भारत में भी बुजुर्गों की आबादी बढ़ने वाली है, तो उस हिसाब से हेल्थ सेक्टर को आपको और बेहतर सब तक सबकी पहुंच जहां हो, उसमें जो आप केवल एक आर्थिक कैटेगरी करके आप नहीं कर सकते हैं। बीमार अमीर भी पड़ता है, बीमार गरीब भी पड़ता है, तो इसीलिए आपको स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनानी पड़ेगी। और इसमें जो आपने निजी सेक्टर को लूटने की जो खुली छूट दे रखी है, उसको आपको एक रेगुलेशन लेके आना पड़ेगा। जैसे की तरह से रेगुलेशन सिस्टम है, उस तरह से हेल्थ सेक्टर के लिए भी आपको बड़ा एक रेगुलेशन सिस्टम चाहिए, ताकि हेल्थ स्वास्थ्य सेवा को बेहतर, सस्ती और सबके रिस्क तक एक रिजनेबल बना सके। ये ना कि आप स्वास्थ्य के नाम पे आज जो लूट चल रही है वो लूट चले। तो ये सब बहुत जरूरी है कि बजट में उसका रोड मैप हो। ठीक है शंभू भद्रा जी, लौटूंगी आपके पास। प्रवीण कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ जी पहुंचे। ठीक। प्रवीण कुमार जी, हमने जिक्र सुना हर बार सरकार के तरफ से जब भी बजट पेश होने की बात हुई तो कहा कि अमृतकाल का बजट है और ये बजट विकसित भारत के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब क्योंकि कुछ ही देर में बजट पेश होने वाला है, सबसे ज्यादा फोकस इस बार बजट में किस वर्ग के लिए रहेगा? जागृति जी, जो सबसे ज्यादा जो उम्मीद है हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जहां तक जो आम जनता है वो सोच रही है कि इंटरेस्ट टैक्स के रेट कम होंगे, बट अगर आप ग्लोबली देखें तो हिंदुस्तान में अगर टैक्स का रेट 30% है तो यूएसए के अंदर टैक्स का रेट 37% है। हिंदुस्तान में अगर कॉर्पोरेट टैक्स 25% है तो सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स 17% है। सिंगापुर में 24% इंडिविजुअल टैक्स रेट। तो जो टैक्स रेट की बात है वो अगर हम साइड में करें तो जो फोकस रहेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, इसके ऊपर जोर रहेगा। जो युवा है उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन होने की उम्मीद है। और उसके अलावा जैसे शंभू जी ने भी बोला कि हेल्थ सेक्टर, जो मुझे उम्मीद है कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत बड़े कुछ घोषणाएं होने की उम्मीद है। और एजुकेशन के अंदर पहले से ही सरकार काफी कदम उठा रही है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूएशन में रहने वाला है। तो ये सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन, इनके अंदर काफी घोषणाएं होने की उम्मीद है। जी जागृति, दिवांकर पांडे जी, आपके पास लौटते हुए इस बजट में आपके हिसाब से किन वर्गों के लिए खास छूट और कितनी उम्मीदें किन किन वर्गों के लिए इसमें देखा जाएगा? जी खुशबू जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो बजट है इसमें गवर्नमेंट का कोशिश होगी कि हर वर्ग को टच करे। जैसे महिलाएं होंगी, बुजुर्ग हो गए, व्यापारी हो गए, छात्र हो गए, सबको। लेकिन मेरा जो मानना है, जो हमें लगता है इसमें जो मुख्य इनका जो टारगेट होगा वो बिजनेस क्लास होगा। ये बिजनेस क्लास होता है जो टैक्स पे करता है, जिस टैक्स से सरकार चलती है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको भी कहीं ना कहीं से जो बिजनेस क्लास होता है उनको एक डोनेशन मिलता है, फाउंडेशन मिलता है। तो बिजनेस क्लास के लिए जो बिजनेस एसोसिएशन हैं उन्होंने एक प्री मेमोरेंडम बजट भी दिया है सरकार को कि हम हमारी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जितने भी एसोसिएशन होते हैं बिजनेस क्लास के, तो वो अपना प्री बजट मेमोरेंडम देते हैं कि हमें क्या, तो उनको जरूर सरकार अमल में लाएगी ताकि जो बिजनेस क्लास है वो इनके फेवर में आ सके। जी बिल्कुल। शंभू भद्रा जी, आपके पास आते हुए लगातार देख रहे हैं किस तरह से कुछ ही महीनों बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव जिन राज्यों में होंगे उनके लिए क्या सरकार की ओर से इस बजट में कुछ अधिक प्रावधान किया होगा, अधिक कुछ छूट की उम्मीदें होंगी? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड 3 राज्यों में चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से जैसे कुछ रेल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो उस स्टेट के ओरिएंटेड हो सकते हैं, तो उसका उस बजट में आपको झलक देखने को मिल सकती है कि इन स्टेट को लगेगा कि कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है। जो वहां से डिमांड आई होगी उस डिमांड पे फोकस किया गया होगा, उससे रिलेटेड घोषणाएं कुछ न कुछ स्कीम्स के थ्रू हो सकती है कि इन राज्यों को फोकस किया जाए और राज्यों में जो एक तरह से जनता को अधिक से अधिक बजट के थ्रू लुभाने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दो जो वर्ग की आपने बात की है, तो 2 से 3 वर्ग है जिसको कि बड़ा वोट बैंक भी है और उसको मान लीजिए कि आपको कैटर करना पड़ेगा। अगर आप कैटर नहीं करेंगे तो जो लगातार निराशा इस सरकार के प्रति, जो एक जनमानस में निराशा बढ़ती गई है लगातार महंगाई की वजह से, आपको इनकम टैक्स में छूट लगातार नहीं मिलने की वजह से, और किसानों की जो स्थिति है, जो कृषि सेक्टर की जो स्थिति है, उसको देखते हुए जो निराशा बढ़ी है जनता में, उसको लेकर के आप बजट के थ्रू अगर एड्रेस नहीं करेंगे उन सभी वर्गों को, तो वो जनता जो है वो इलेक्शन में दिखाई देगा। तो इसीलिए इस बजट में अगर आप देखेंगे तो सरकार का जो एक ज्ञान वर्ग है उस वर्ग को कैटर करने की कोशिश होगी योजनाओं के थ्रू। दूसरा कि कृषि सेक्टर में देखिए, सरकार को अगर पिछले बजट के 10 साल की बजट को देखेंगे तो 95-96 हजार करोड़ से अभी कृषि सेक्टर 3 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट के लिए पहुंचा है। कहने के लिए आप बजट एलोकेशन कर रहे हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर देखेंगे तो अभी भी जो आपका
शीत भंडार है, खास करके जो आप एयर कंडीशन स्टॉक करने के लिए बनाते हैं, आपका जो बिस्कोमान सिस्टम है जहां भी अनाज का भंडारण सिस्टम जो है वो आपका आधुनिक नहीं हो सका है, वहां भी अनाज आपके सड़ जा रहे हैं, आप ठीक। उसको प्रॉपर वितरित नहीं कर पा रहे हैं। तो कृषि सेक्टर में जो आप बजट में तो अनाउंस करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जाकर के जो उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो पार्ट काफी स्लो है, काफी वीक है, और उसमें आप प्राइवेट प्लेयर को एंट्री कराते हैं। वो आते हैं तो फिर चीजों को जो है सरकार जो कृषि क्षेत्र को डेवलपमेंट के लिए जो सहूलियत चाहिए सरकार की तरफ से, जो राहत चाहिए प्राइसिंग सिस्टम को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, सस्ते में लोगों को काम मिल जाए, उसमें प्राइवेट प्लेयर के आने से वो चीज महंगा हो जाता है। तो इसलिए महंगाई का भी उसके कनेक्शन है कि कृषि सेक्टर को अगर आपको महंगाई को बढ़ते हुए रोकना है तो कृषि सेक्टर में फुल्ली गवर्नमेंट को जो आप अनाउंस करते हैं उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करिए। हमारे देश में अभी बीजेपी सरकार जब से आई है, तो अगर आप गौर करेंगे तो बजट को माइक्रो के बजाय मैक्रो बना दिया गया है। यानी कि आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि हमने इतने लाख करोड़ दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो मैनेजमेंट लेवल पे होता है, जैसे रेल बजट को आपने खत्म कर दिया, उसका कोई बहुत फायदा नहीं हुआ कि रेल बजट को आप खत्म करके कोई तीर मार रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। रेल बजट को आपको अलग रखना चाहिए था, तो रेल का जो डेवलपमेंट है वो आपको दिखाई देता। उसी तरह से कृषि सेक्टर में कृषि बजट अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, बजाय कि आप बजट में शामिल करके, कृषि क्षेत्र बड़ा है, सबसे बड़ा जॉब ओरिएंटेशन का सेक्टर है, आपके देश की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर करती है कि आप 150 करोड़ लोगों को अनाज कहां से देंगे, आप आत्मनिर्भर करने के लिए हैं। जी। तो ये जो चीजें, आवाज मेरी जा रही है क्या? बिल्कुल। शंभू भाद्रा जी, दिवांकर पांडे जी, प्रवीण कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जनता टीवी पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे, देखते रहिए जनता।